नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः इतिहास विषय के बारे में जानेंगे अपन। इतिहास। और देखिए आज एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसके अंतर्गत अपने को कक्षा 11 व 12 यानी आरएन की क्लास कक्षा 11 व 12 में एक चैप्टर लगता है, एक बुक लगती है वैसे पूरी हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंतर्गत अपने को ये जानना है जिसमें एक टॉपिक है कि मैंने इसका पूरा सिलेबस वैसे पढ़ा नहीं है एक बार आप, क्योंकि सर ने मेरे को कल ही बोला था कि आपको 11वीं और 12वीं को पढ़ाना पड़ेगा एक बार। तो देखिए वैसे तो हिस्ट्री सेम ही होती है, वो 11वीं में 12वीं में ले लो, चाहे BA में ले लो, चाहे MA में ले लो, चाहे आप रिसर्च कर लो, चाहे MPhil MAd PhD जो भी कर लो, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती। अशोक जो था उसका पिता बिंदुसार है, तो वही 11वीं क्लास में था, तो वही 12वीं में मिलेगा आपको, वही BA में, वही MPhil में। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, जैसे 9वीं क्लास में हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा उसका मैटर कम मिलेगा, 11वीं में पढ़ोगे तो कम, 12वीं में थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा फिर इनका विस्तारित रूप होता चला जाता है। तो सबसे पहले देखिए आज अपन 11वीं में 12वीं दोनों क्लास हमारी हिस्ट्री कक्षा 11 व कक्षा 12 दोनों क्लासों में एक टॉपिक है, आप देख लेना 12वीं क्लास में तो है ये मगध के उत्कर्ष के कारण। मगध के उत्कर्ष के कारण, ठीक है जी, यानी मगध के उत्कर्ष के कारण ये टॉपिक है। अब ये शायद 12वीं क्लास में है और 11वीं क्लास में है तो ठीक है, वरना फर्स्ट ईयर में तो पक्का है। आप कोई बच्चा अगर कहे कि सर मेरे नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए 12वीं क्लास में आएगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 4th ईयर में मगध सभी का चलता है। तो देखिए अपन मैंने आपको बताया था कि जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एंड बौद्ध ग्रंथ भगवती अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16, ठीक है। अब देखो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है, 16 महाजनपद थे। लेकिन देखिए दुनिया में कोई चीज अगर यूनिक होती है, अलग होती है, तो उसकी चाहे अच्छी बात चले चाहे बुरी बात चले, बात जरूर चलती है अगर यूनिक है। अगर आप भीड़ में शामिल होगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, अगर आप भीड़ से अपना अलग रास्ता बनाओगे तो आपके बारे में लोग जरूर कहेंगे कुछ, चाहे वो गलत ही कहें लेकिन कहेंगे जरूर। तो उसी प्रकार देखिए 16 महाजनपद है, लेकिन पढ़ते तो अपन सभी हैं, लेकिन इसमें टॉपिक जोड़ा गया है कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, यानी मगध इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, मगध इतना अपने आप में विस्तारित क्यों हुआ, मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना, ये टॉपिक है अपने को जानना है। और ये BA में भी लगता है, इंटीग्रेटेड में भी लगता है, MA में भी लगता है, रिसर्च में भी लगता है, लोग तो इसके ऊपर रिसर्च तक करते हैं महाजनपदों पे, ठीक है। तो ये चीज थी, तो इनके बारे में अपने को जानना था। तो अब 16 महाजनपद अपने पास, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन सा था, मगध था, जिसकी राजधानी गिरिवृष थी सबसे पहले, उसके बाद राजगढ़ है, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर वैशाली चेंज होती जाएगी। और वर्तमान में अगर हम मगध की बात करें तो वर्तमान में जो मगध है वो बिहार वाला क्षेत्र है, यानी वर्तमान में जहाँ पर बिहार है, जहाँ पर सोन नदी वाला जो क्षेत्र है, सोन नदी आप इसे बोल सकते हो, वो क्षेत्र है, सोन नदी वाला क्षेत्र जहाँ पर क्या है कि ये मगध वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए अब ये क्यों इतना ज्यादा विकसित हुआ, इसके विकसित होने के पीछे कारण क्या था, वो सारे के सारे कारण अपन जानेंगे। देखिए दुनिया में दो ही व्यक्तियों की बात चलती है, एक अच्छे व्यक्ति की, एक बुरे व्यक्ति की। मगध इतना
विकसित हुआ, इसके विकसित होने के पीछे कारण क्या थे, वो सारे के सारे कारण अब हम जानेंगे बारी बारी से एक करके। सबसे पहले देखिए मगध के उत्कर्ष के कारण में सबसे पहले युग शासक, युग शासक यानी मगध के उत्कर्ष के जो प्रमुख कारण थे, उन प्रमुख कारणों के अंदर पहला जो कारण हमारे पास है वो है युग शासक। यानी मगध के जो शासक थे वो योग्य शासक थे, क्योंकि यहाँ पर शासन करने वाला जो प्रथम वंश था वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के जो शासक थे जिसमें बिंबिसार का नाम आता है, अजातशत्रु का नाम आता है, उसके बाद उदयनी का नाम आता है, इसके पश्चात ये वंश समाप्त हो जाता है हर्यक वंश। यानी देखिए मैं आपको पढ़ा सकता देता हूँ हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके पश्चात मौर्य वंश। यानी हिस्ट्री में जब इनका नाम आता है तो अपने आप में मुंह भरा हुआ आता है। यानी इन वंशों के बारे में जानते हैं। यानी बहुत ये ऐसे वंश थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। लेकिन इन्हीं लोगों की बदौलत आज हमारी जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बुक में विकसित हो पाई। इसमें देखिए सबसे पहला जो शासक था वो था बिंबिसार, बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद उदयनी, उदयनी बोलते इसको। यहाँ पर उदयनी को पदच्युत करके यहाँ पर फिर शिशुनाग राजा बनता है, शिशुनाग। और शिशुनाग के पश्चात कालसोम, जिसके इसमें द्वितीय बौद्ध नीति का आयोजन होता है। इसमें नंद वंश में गणानंद है, सॉरी महापद्मनंद है, महापद्मनंद और उसके बाद गणानंद, ठीक। और मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात अशोक। ठीक है भाई। यानी देखिए किसी चीज के उत्कर्ष के पीछे, यानी ये अगर फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, अपना विकसित हुआ, तो उसके पीछे कारण ये था इसके योग्य शासक थे। योग्य शासक मतलब जो मगध था इसके पीछे विकसित करने का मुख्य कारण होता है इनके शासकों का था। शासक कौन थे? देखिए ये वंश अपने बहुत बार पढ़े हैं हिस्ट्री में। देखिए हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग, कालसोम, नंद वंश, महापद्मनंद, अंतिम शासक गणानंद और मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, भद्रथ। ठीक है। तो योग्य शासक यानी सबसे बड़ी चीज ये योग्य शासक है। यानी मगध के ऊपर जिस भी शक्ति ने अपना विस्तार स्थापित करने की कोशिश की, अपने मगध को अपना उत्कृष्ट बनाया, तो उसने इसकी विस्तारता में और प्रसिद्धि में 4 साल लगाए। दूसरा ये था कि जो इसकी राजधानी थी वो गिरिवंश थी, यानी राजधानी गिरिवंश, जो पहाड़ों से घिरी थी, जो पहाड़ों से घिरी थी, पहाड़ों से घिरी थी। यानी सबसे पहले देखिए राजधानी इसकी गिरिवंश, गिरिवंश का अर्थ क्या होता है? गिरिवंश पहाड़ और वचन सुरक्षा, यानी जिसकी पहाड़ रक्षा करते हैं वो गिरिवंश कहलाता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है उस समय क्या था? राजधानी पर किसका शासन था? राजाओं का शासन। उसमें किसका था? राजाओं का। ठीक है भाई, ये राजाओं का शासन था उस समय। और राजा क्या करते? अब शासन स्थापित करने के लिए क्या करते थे? लड़ाइयाँ लड़ते थे, लड़ाइयाँ लड़ते, लड़ाई करते थे। यानी मतलब मेरे को मेरा चक्र विस्तार करना है तो मैं अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाऊंगा, दूसरे पे आक्रमण करूंगा, अटैक करूंगा। इस प्रकार से शासन स्थापित करने का जो तरीका होता था वो होता था लड़ाई झगड़ा, युद्ध, आक्रमण। तो अब मगध जो थी वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। यानी जो मगध जो क्षेत्र था वो चारों ओर से क्या था? पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब जो चारों ओर से पहाड़ों से जब ये घिरा हुआ था ना, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की या बाह्य आक्रमण की दिक्कत नहीं होती थी। यानी ये अपने क्षेत्र पर क्या रहते थे? बिल्कुल सेफ रहते थे, क्योंकि पुराने जमाने में ये तो था नहीं कोई हवाई जहाज या कोई दूसरे हवाई अंतर से इनके ऊपर अटैक करेंगे, वो सिस्टम था नहीं। हाथी होते थे, घोड़े होते थे और पैदल सेना बहुत बड़ी होती थी। तो पैदल सेना
जाकर वहां पर उनको मार के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले चढ़ाई चढ़ो, फिर नीचे जाओ, फिर मारो, फिर वापस चढ़ो, फिर उतरो, तो ये अपने आप में सैनिक तो चढ़ने उतरने में रह जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता थी, ये प्राकृतिक जो इसकी सुरक्षा थी वो बहुत अच्छी थी उस समय, ठीक है ना। भी प्राकृतिक रूप से भी प्रकृति में इनकी क्या कर रही थी, रक्षा कर रही थी। तो मगध के उत्कर्ष में अगर दूसरा कारण अपन जाने तो वो राजधानी गिरिवर थी, जो कहती पहाड़ों से चारों ओर से घिरी हुई थी। तीसरा अगर देखे तो ये था कि यहाँ गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। यानी वर्तमान में मैंने आपको कहा कि मगध जो क्षेत्र है वो पटना यानी बिहार वाला और थोड़ा सा यूपी वाला क्षेत्र है वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है, यानी गंगा व यमुना। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कोई क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कैसे बढ़ती है, किसी क्षेत्र की अगर जैसे जैसलमेर है भारत राजस्थान में, तो जैसलमेर में जनसंख्या बहुत ही कम है। अगर आप जयपुर में आओगे तो जयपुर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कब बढ़ती है, यानी किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ चीज रिकमेंड करती है। जैसे सबसे पहले अगर आज हम भादरा में रहते हैं और भादरा की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक रहते हैं, क्यों बढ़ती है जनसंख्या, कब बढ़ेगी जनसंख्या। आज वर्तमान में देखा जाए भारत में कुल 78 राज्य है और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो यूपी की है। अब यूपी की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या के भूगोल का प्रश्न आ गया वैसे तो जनसंख्या बढ़ने के कारण, यानी जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में, जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। नंबर 2, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है। पानी का उचित प्रबंध हो, पानी हो। नंबर 4, सुरक्षा हो, सुरक्षा हो और उपजाऊ क्षेत्र हो। ठीक है, तो ये चीजें देखो, ये चीजें रिकमेंड करती है किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने के पीछे। अगर आज किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसके पीछे ये लॉजिक रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जिस क्षेत्र में पानी लगता है, यानी सपोज करिए मेरे पास एक इस वाला क्षेत्र है, एक इस वाला क्षेत्र है, यानी एक लेफ्ट एक राइट। अब लेफ्ट वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में यहाँ पर नहर है, वो यहाँ पर पानी लगता है, तो ये लेफ्ट वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पे नोर भादरा वाला क्षेत्र देखते हैं अपनी साइड में, तो यहाँ गाँव में अनेक प्रकार के छोटे छोटे चक बन गए, जैसे 6 डीपीएन 5 डीपीएन, ये डीपीएन बन गए, चक बन गए। चक क्यों बने, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उनका जो गांव था, जो शहर था, वो छोड़ छोड़कर खेतों में ढाड़ियां बना ली, क्योंकि उनके पास क्या थे, सबसे पहले उनके पास पानी आ गया। पानी आया तो उनसे पानी से खेती करना शुरू कर दी, खेती से उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, पशुपालन से उनकी आय बढ़ी, तो अब क्या लेने जाएंगे गाँव में, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक इस वाला क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर है। अब जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व 17 है, जबकि 500 घनत्व है जयपुर का। अब 1 किलोमीटर में जयपुर में तो 500 व्यक्ति रहते हैं, जबकि जैसलमेर में 17। क्यों, क्योंकि जयपुर जो है वो ये जो चीज है उनको पूरी कर रहा है, जबकि जैसलमेर पूरी नहीं करता। जैसलमेर पूरी नहीं करता तो स्वाभाविक सी बात है जो जनसंख्या वो क्या कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, अप्रवास कर जाएगी, वहां से वहां नहीं रहेगी। जनसंख्या हमेशा वही रहती है जहाँ क्या हो, क्षेत्र बढ़िया हो, उपजाऊ हो, पानी हो। तो यहाँ पर क्या था, वही आज वर्तमान में भी अगर देखें अपन तो उत्तर प्रदेश है, उसके पश्चात बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, यहाँ की जनसंख्या महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो उन चीजों को फॉलो करता है। तो मगध उत्कर्ष का अगर अपन तीसरा कारण देखें तो यहाँ पर गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सिंचाई होती थी। अब सिंचाई होने के कारण यहाँ के लोगों ने क्या किया कि खेती करना शुरू कर दी। जब खेती करना शुरू कर दी तो यहाँ पर क्या हो गया, लोगों की आय बढ़ी और लोग फिर यहीं पर आकर बसने लग गए। अब लोग यहाँ पर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्या होगा कि यहाँ के लोगों के पास संसाधन आएंगे, ठीक है। तत्पश्चात क्या था कि यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 4, लोहे का प्रचुर मात्रा में मिलना, लोहे का प्रचुर मात्रा में मिलना, यानी
प्रचुर मात्रा में मिलना। भारत के अंदर लोहे की 4 पेटियां हैं। सबसे पहली जो पेटी अगर अपन देखें तो पहली पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी, दूसरी पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी, तीसरी पेटी बिलारी चित्रदुर्ग चित्रकूट तुमकुर पेटी और चौथी पेटी की अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र गोवा पेटी। यानी कुल लोहे की पेटियों की अगर अपन बात करें, लोहा भारत में अगर अपन बात करें तो कुल कितनी पेटी है? 4। तो पहली पेटी दुर्ग बस्तर जयपुर पेटी, दूसरी महाराष्ट्र गोवा पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग चित्रकूट तुमकुर पेटी। तो ये 4 पेटी है। इनमें अगर 4 पेटियों की अगर अपन बात करें खनिज की तो वही क्षेत्र में निकला, मगध वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में निकला? मगध वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर लोहा देखिए, वर्तमान में आपने जब अपन विश्व हिस्ट्री पढ़ते हैं तो विश्व हिस्ट्री की जब अपन बात करते हैं तो जर्मनी और अन्य देशों यूरोपीय शक्तियों के मध्य एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जर्मनी ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था, क्योंकि जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी जर्मनी के अंदर, और वो दीवार खींचने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था लोहा प्राप्ति। क्या? लोहा प्राप्ति। लोहा प्राप्ति के अंतर्गत क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्षेत्र है जर्मनी के अंदर रुहर, वो रुहर जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या करता है? लोहा निकलता है प्रचुर मात्रा में। अब जब लोहा निकलेगा तो ये जो यूरोपीय कंपनियां जो थी उन्होंने क्या किया, जो रुहर बड़ा क्षेत्र था वो अपने हिस्से में ले लिया। अपने हिस्से में जब लिया तब क्या हुआ कि जर्मनी को आर्थिक नुकसान हुआ। क्या हुआ? जर्मनी को आर्थिक नुकसान। यानी जर्मनी को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। उसी प्रकार से देखें तो मगध वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या निकला? लोहा निकला। क्या निकला? लोहा। लोहा निकलने के कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? मजबूत हो गई। आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? मजबूत। यानी देखिए जिस क्षेत्र में आप जैसे वर्तमान में चीन है और चीन में सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं, तो चीन की आय अपने आप में बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी? यानी खनिज क्या होता है? जो धरती से खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब धरती से खोद कर अपन कोई चीज निकालेंगे और वो अपने को फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सपोज करिए कि भारत में अपना एक क्षेत्र जैसलमेर जैसलमेर और बाड़मेर, वहां पर बताया गया है कि क्रूड ऑयल मिलेगा, यानी पेट्रोल डीजल की संसाधन वहां पर ऐसा माना गया कि पेट्रोल और डीजल भविष्य में यहाँ पे निकलेगा और वर्तमान में निकल भी रहा है। अब सपोज करिए कि भारत ने लगभग अपने जीडीपी का 2-3% हिस्सा क्रूड ऑयल खरीदने में लेता है। यानी भारत अब से पहले क्या करता था? सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, यहाँ से तेल क्या करता था? आयात करता था। अब वो तेल आयात करेगा भारत में और भारत उनको क्या देगा? पैसे देगा और तेल हम क्या करेंगे? जला देंगे। तो हमारे को किसकी क्या वो आयात नहीं हुई ना, हमारे भारत को कुछ आया नहीं। अब वही तेल सपोज करिए कि भारत में अगर निकलने लग जाए तो भारत से निकल रहे हैं तो भारत वालों को क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं देना पड़ेगा। भारत वाले निकालेंगे अपने साधनों में डालेंगे, ठीक है, और भारत वाले बेचेंगे तो आय और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लोहा प्रचुर मात्रा में निकला। जब यहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में निकला तब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों की आय है वो बढ़नी शुरू हो गई। नंबर 5, जंगली क्षेत्र का। जंगली क्षेत्र का यानी कि अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं और उस समय जो मगध था इसकी जो राजधानी गिरिवर थी, ये चारों ओर से तो पहाड़ियों से घिरी हुई थी और सारा जंगली क्षेत्र था। अब जंगली क्षेत्र होने के कारण क्या होता था कि जंगलों से लोगों की रोजमर्रा की जो आवश्यकता की जो वस्तु है वो उनकी पूरी हो जाती थी। जैसे जंगलों से मार्केट जो लकड़ी है या ये कोई और भी ईंधन का जो सामान है, जंगल से घास फूस है और है, वो क्या हो जाते थे? उनकी पूरी हो जाती थी। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष का जो 5वां कारण है वो ये कह सकते हैं अपन कि उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ साथ वहां पर जंगल भी थे और जंगल होने के कारण वहां पर क्या है कि मनुष्य की जो मूलभूत जो आवश्यकता की पूर्ति जो जंगल से होती थी वो जंगल से इतनी पूरी हो जाती थी। एक छठा क्षेत्र क्या था कि यहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में थे। यहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में थे। यहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में थे। यानी हाथियों की अगर हम बात करें तो देखिए पुराने जमाने में क्या होता था कि प्रत्येक राजा अपना शासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, और अन्य क्षेत्र या अन्य जो राजा था उससे अपना क्षेत्र बचाना और दूसरा उसका आधिपत्य करना।
जैसे सपोज करिए एक राजा ए है, एक राजा बी है, ठीक है। ए राजा क्या करेगा, अपनी शक्ति बढ़ाएगा, बी भी बढ़ाएगा, दोनों को डर है कि ए तेरे पे अटैक ना कर दे और बी तेरे पे अटैक ना कर दे, इस प्रकार दोनों को डर रहता था। तो वो क्या करते थे, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरा अपना क्षेत्र विस्तारित करने के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए, क्षेत्रों को लूटने के लिए, विजित करने के लिए, दूसरे क्षेत्र को विजित करने के लिए क्या करते थे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते थे। और सैन्य शक्ति तब बढ़ती थी जब उनके पास सैनिक होते थे, और सैनिकों के साथ साथ उस समय हाथी और घोड़ों यानी अश्व सेना और गज सेना की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। यानी गज सेना और हाथी से सॉरी अश्व सेना, यानी अश्व सेना उसे बोलते थे जो घोड़ों पे बैठ के जाती थी, और रथ सेना गज सेना उसे बोलते थे जो हाथी पे बैठ के जाती थी। इसके अलावा रथ सेना भी होती थी। तो ये चीजें अपने आप में उसकी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते थे, हाथी घोड़े। तो वहां पर मगध में क्या था, हाथी भी प्रचुर मात्रा में थे और घोड़े भी प्रचुर मात्रा में थे। तो हाथी और घोड़े दोनों ही क्या थे, मगध में बड़े आसानी से मिलते थे और बड़े आसानी से मिलते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि मगध अपने आप में आगे से आगे समृद्धशाली बनता चला गया। तो उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारा 7 नंबर जो टॉपिक है वो ये कि यहाँ की प्रजा यहाँ का समाज सभ्य था। देखिए सभ्य समाज जहाँ पर होगा वहाँ भी जनसंख्या अपने आप में बढ़ती है, क्योंकि सभ्य समाज के अंदर देखिए सभी प्रकार के जाति धर्म लिंग समुदाय के लोग रहेंगे। सभी जाति धर्म लिंग समुदाय के अगर लोग रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सभ्य समाज। अब सभ्य समाज होगा, जाति लड़ाई झगड़ा कम होगा, तो लोगों में क्या होगा, फिर इस प्रकार की जो ये नेगेटिविटी लड़ाई झगड़े वाली वो कम होती है। कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर 8 व्यापार वाणिज्य बहुत होता था। व्यापार वाणिज्य के सुलभ अवसर, व्यापार वाणिज्य की देखिए कोई भी चीज है, देखिए अपन अभी पढ़ा कि यहाँ पर गंगा व यमुना का द्वार क्षेत्र था। अब गंगा यमुना का द्वार क्षेत्र होगा, मान के चलो फसलें हो गई। अब फसल बहुत बड़ी मात्रा में जैसे गेहूं हो गया, अब गेहूं को बेचने के लिए बाजार में तो चाहिए ना कि चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, व्यापार और वाणिज्य के भी अवसर बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो भारत का उत्तरी भाग में आता ऐसा क्षेत्र था जिसके रास्ते चारों ओर से खुलते थे। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें कि बिहार है, यूपी है, वो उत्तरी भारत का नेतृत्व करते हैं। तो उत्तर भारत से आप कहीं पर भी जा सकते हो, बांग्लादेश की साइड, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक जा सकते हो आप। और बताते हैं कि पुराने जमाने में तो यारिस मार्ग भी जाता था। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। यही आवश्यकता इन्हीं चीजों के कारण आगे से आगे ये क्या हुआ, मगध का उत्कर्ष, मगध का वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना। और बताते हैं कि मगध के अंदर सोने के भी भंडार थे, सोने के भी काम थी, सोने के भंडार, सोने के भंडार यानी मगध के अंदर बताते हैं कि सोने के भी भंडार थे। इस प्रकार से देखिए अपन ने 8 कांड पढ़े जिसके मगध के उत्कर्ष के कारण। तो सबसे पहले अगर मगध के उत्कर्ष के कारण पढ़ते हैं तो सबसे पहला कांड हमारा कौन सा आएगा, योग्य शासक। योग्य शासकों में क्योंकि किसी भी क्षेत्र में देखिए कहते हैं ना कि अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा उसका साथ देगी, प्रजा उसका कहना मानेगी, ठीक है। जैसे वर्तमान में देख लो आप कि वर्तमान में क्या होता है कि जैसे वर्तमान में हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर देखिए कोई व्यक्ति जैसे छोटा से छोटा पद होता है गांव का सरपंच। अब गांव का सरपंच अगर अच्छा कार्य करता है तो हमने कहा कई गांव में एक सरपंच 2-2, 3-3 योजना रह जाता है, और कई ऐसे भी सरपंच होते हैं जिन्हें बीच में छोड़नी पड़ जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसी प्रकार से यहाँ पर कि योग्य शासक अगर किसी क्षेत्र का, किसी समाज का, किसी देश का मुखिया, चाहे सरपंच हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, और चाहे देश का प्रधानमंत्री, मुखिया अगर अच्छा होगा तो जनता उसका भरपूर साथ देगी, जनता उसके कहे के अनुसार चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहां का मुखिया अच्छा नहीं होगा तो मेरे हिसाब से जनता इतना साथ उसका नहीं देगी। उसके बाद गंगा यमुना का द्वार क्षेत्र यानी किसी भी क्षेत्र, आज देखिए अगर जिसकी जमीन में पानी लगता है, जिसके पास पानी वाली सिंचित जमीन है, वो अपने आप में पैसे वाला है, उसके पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है पैसा, आर्थिक स्थिति।
यानी जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी उसके फिर चारों तरफ से रास्ते खुल जाएंगे, अर्थ पैसा भी आ जाएगा, संसाधन भी आ जाएंगे, गाड़ी घोड़े भी आ जाएंगे, सब कुछ आ सकता है। लेकिन अगर आदमी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो कुछ नहीं आता। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का जो मुख्य कारण है वह शिक्षित क्षेत्र है, और वो शिक्षित क्षेत्र मगध के पास था, क्योंकि यहाँ पर गंगा व यमुना और वर्तमान में पटना यानी बिहार में यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है। जनसंख्या हमेशा उसी क्षेत्र की बढ़ती है जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति सही होती है। अब लोहे के प्रचुर मात्रा, अब लोहा यहाँ पे लोहा निकलता है, सोना निकलता है, जंगली क्षेत्र था, जंगल से मनुष्य की लगभग आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ईंधन वहां से मिल जाता है, खाने का सामान वहां से मिल जाता है, कंदमूल दवाइयां जड़ी बूटियां वहां से मिल जाती है, झरनों का पानी वहां पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से मगध में ये सारी चीजें उन्हें मिल रही थी, तो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा था इन चीजों से। उसके बाद यहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में थे, यानी सैन्य वर्दी में हाथी का प्रमुख योगदान होता था, जिसके कारण यहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में मिले। मगध की शक्ति बढ़ी, मगध की सेना बढ़ी, और सेना बढ़ने से इन्होंने आगे से आगे देखिए हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद, और नंद वंश के बाद तो मौर्य साम्राज्य ने तो पूरे भारत में हदें पार कर दी, यानी पूरे एक अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ से लेकर कैस्पियन सागर जो झील है उस तक को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन ये चीजें बहुत ही रेयर केस में दिखाई जाती है, यानी मगध के उत्कर्ष के पीछे अगर मगध नहीं होता तो हर्यक नहीं होता, और हर्यक नहीं होते तो शायद आज वर्तमान में मौर्य नहीं होते, और मौर्य नहीं होते तो न मैं होता न हिस्ट्री होती। तो देखिए ये चीजें अपने को दबाव के साथ इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये चीजें आपके समझ में आ जाती है तो मेरे हिसाब से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जिस आदमी का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एक अच्छे शिक्षक, आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। आप रटा ज्ञान आपके पास हो सकता है, लेकिन किसी चीज के पढ़ने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए उसके तथ्यों का बारीकियों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके हर कॉन्सेप्ट को, उसके हर एक पहलू को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इन सबको जान जाओगे, आप अपने आप में एक शिक्षक हो, आप अपने आप में एक इतिहासकार हो, ठीक है ना। तो इन चीजों के बारे में तो आपने इसके मैंने 9 काल बता दिया आपको कि मगध के उत्कर्ष के कारण ये 3 नंबर का प्रश्न आता है आपके क्लास में, 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।